कल क्या बता दिया था मैंने? स्टाइल बताना है, मेटा टैग बताना। कल मेटा टैग देख लो। टैग है। तो मेटा टैग एक ऐसा टैग है जो कि आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन रखता है या डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ न कुछ स्पेसिफाई करता है। तो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन तो हेड टैग भी रखता है ना। हेड के अंदर भी हम क्या ऐसे टैग रखते हैं जो कि डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे हमने रखा टाइटल टैग। टाइटल क्या बताता है किसी डॉक्यूमेंट का? मेटा टैग भी हम एक तरह से डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन ही बताने के लिए यूज करते हैं, इसलिए उसको भी हम कहाँ लिखते हैं? जनरली हेड के अंदर ही, है ना। देखते हैं इसका यूज क्या है। लिखने का तरीका तो इसके अंदर ही लिखेंगे, है ना, लेकिन यूज क्या है? तो सपोज अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिफ्रेश करवाते रहना चाहिए, है ना। सपोज मान लो कि हर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 1 मिनट 2 मिनट के बाद में पेज क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिकली रिलोड होना चाहिए। अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ रही है तो मेटा टैग ये काम कर सकता है ना। जैसे मेटा लिखा, उसका एट्रीब्यूट जानते हो, मेटा टैग के अंदर हम यूज कर सकते हैं HTTP इक्विवेलेंट, और हम यहाँ लिख देंगे इसमें रिफ्रेश। HTTP इक्विवेलेंट मतलब क्या कि HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास। रिफ्रेश करेगा मतलब क्या? HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। जितनी बार हम पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर के पास, तो ब्राउजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पूरा करेगा और वापस आपको पेज दे देगा, है ना। इट मीन्स इसी को बोलते हैं हम रिफ्रेश करना या रीलोड करना। हम यहाँ पर कोड टाइप कर देते हैं, कुछ सेव करते हैं और फिर क्या करते हैं? फाइल को रिफ्रेश करते हैं। पेज को ब्राउजर में जाके क्या करते हैं? रिफ्रेश, ताकि जो जो चेंजेस हमने किए हैं फाइल में वो आपको ब्राउजर पे दिखाई दे। इसलिए हम सर्वर से भी जो अपडेशन है वो चाहते हैं अगर, तो हमें क्या करना है? रिफ्रेश करना है। अगर तो हम चाहते हैं रिफ्रेश या रिलोड ऑटोमेटिकली हो कुछ टाइम के बाद, तो आप यहाँ पर कंटेंट के अंदर टाइम डाल सकते हो। सपोज आपने डाला 3, ये 3 सेकेंड के बाद क्या होगा? ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, है ना। मैं यहाँ पर H1 ले लेता हूँ। इस फाइल को रन करते हैं। ये डेस्कटॉप पे रखी हुई फाइल है मेरी और मेटा1 नाम से सेव किया है। देखो इसको यहाँ पर, ये हर 2 सेकेंड के बाद में क्या होगा? रिफ्रेश होगा। इसको देखना है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। ये हुआ, है ना। 3 सेकेंड के बाद ये क्या होगा? रिफ्रेश होगा। इट मीन्स कि सर्वर पे कोई भी चेंजेस अगर हुआ है तो 3 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली अपने पेज पर दिखाई देने लगेगा। जैसे या एक बॉल फेंक दी, कुछ रन हुआ है, इसको हमें देखने के लिए पेज को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। जैसे ही कोई अपडेशन हुआ तो तुरंत वो हमारे ब्राउजर पे अपडेट हो जाता है। इट मीन्स वो कंटेंट क्या हो रहा है? रेगुलरली डायनामिक तरीके से अपडेट हो रहा है ना। नहीं तो पता चले कि हमने स्कोर देखा, अभी 2 विकेट है, 10 रन बने हुए हैं, तो दिन भर भी देखा करोगे तो वही स्कोर दिखेगा। या तो फिर यूज़र पागल हो जाएगा, बार बार रिफ्रेश करके। मोबाइल से ऐसे रिफ्रेश होता है, यहाँ पर F5 से रिफ्रेश होता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा उसको, है ना। तो आप किसी भी कंपोनेंट या ब्राउज़र को डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करवा सकते हो मेटा टैग से, है ना। मेटा टैग के और भी यूज़ है। ये रिस्पॉन्सिव भी बनाता है हमारी वेबसाइट को। रिस्पॉन्सिव बनाना मतलब क्या कि अभी हम लैपटॉप के अंदर अपनी वेबसाइट देख रहे हैं, है ना। सपोज मान लो कि यही वेबसाइट मोबाइल के अंदर ओपन हो जाए या इससे भी बड़ी स्क्रीन में ओपन हो,
तो हमारा कंटेंट बिगड़ना नहीं चाहिए। बिगड़ने से मतलब क्या कि जो जहाँ प्लेस किया हुआ है उसने सही एकदम फ्लो में सभी तरह के डिवाइस में ओपन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, मेटा टैग यूज़ नहीं किया या फिर बूटस्ट्रैप में ग्रिड आता है, वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपने नहीं बनाई। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है हर तरह की डिवाइस के लिए आपकी वेबसाइट कंफर्टेबल है या फिर आसानी से उनमें ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो ये इजीली ओपन नहीं होगी, है ना। देखते हैं इसका एक एग्जांपल। सबसे पहले मैं यहाँ एक पैरा ले लेता हूँ, लोरेम, और जितने भी वर्ड का मुझे पैराग्राफ चाहिए मैं यहाँ लोरेम लिखने के बाद वो क्वांटिटी लिख देता हूँ कि 100 वर्ड का मुझे पैराग्राफ चाहिए। तो इसके अंदर 100 वर्ड का एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया, ठीक है। ये VS कोड का पिक्चर है। अब हम इसको देखते हैं ब्राउज़र, इस तरह से दिख रहा है ना। अब अगर हम इस फाइल को अलग अलग डिवाइस में ओपन करके ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि ये फाइल का कंटेंट कैसे दिखाई देगा, एक तरह से हमारी वेबसाइट है ना। इसको आप अलग अलग डिवाइस में ओपन करके देखोगे तो इतनी सारी डिवाइस परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो टेस्टिंग पर्पज से आपको परचेज नहीं करना है, यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट पे जाना है ना। वहाँ जाओगे, राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट सबसे लास्ट ऑप्शन होगा, तो क्लिक करोगे तो आपका कंटेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है ना। अब अभी मैंने मेटा टैग के अंदर रिस्पॉन्सिव के लिए कोई कोड नहीं लिखा हुआ, तो देखना मैं अगर इस स्क्रीन को छोटा करते जाता हूँ इस तरह से मैनेज हो रहा है ना। यहाँ पर अलग अलग फ़ोन के साइज़ दिए हुए हैं, ये आईफोन का दिया हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी दिया हुआ है ना। किस फ़ोन में कैसा कंटेंट दिखाई देगा वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। टैबलेट वगैरह भी दिखता है, आईपैड है, इस तरह का दिखाई देगा। सबकी स्क्रीन अलग अलग होती है, ठीक है। तो मैं वापस रिस्पॉन्सिव करता हूँ। रिस्पॉन्सिव करने से मतलब ये है कि आप अपने कंटेंट को यहाँ पर देख सकते हो छोटा बड़ा करके कि कैसे मैनेज हो रहा है। छोटी स्क्रीन पे जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, बड़ी स्क्रीन पे जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, है ना। इसको पकड़ कर आप छोटा बड़ा करके देख सकते हो। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप यहाँ पर यूज़ करोगे, कमेंट कर देता हूँ, एक इमेज भी जोड़ लेते हैं। .jpg मेरे पास डेस्कटॉप पे इमेज है। क्या हो रहा है देखो, इधर कंटेंट दिख रहा है हमारा, है ना। छोटी स्क्रीन पे जा रहा है, ठीक। अब मान लो कि इसमें हम रिफ्रेश करते हैं और सॉरी मेटा टैग यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। क्लोजिंग नहीं होता है ना। यहाँ पर एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना है नेम, इक्वल टू डिवाइस विथ initial equal to 1.0 जनरली हम नई फाइल बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सब आ जाता है ना। अभी हम HTML वगैरह तो मैं अगली फाइल में क्रिएट करके बताऊंगा, ठीक है। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो अब इसमें देखते हैं रिस्पॉन्सिव से क्या हुआ। देखो इमेज और
डेटा भी छोटा कर दें, ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है। इंस्टॉल करना पड़ रहा है क्या? नहीं करना पड़ रहा है। ठीक, ये रिस्पॉन्सिव हर एक एलिमेंट पे एक जैसा करेगा, लेकिन इससे आजकल काम नहीं होता है ना। आपको चाहिए कि हर एक एलिमेंट अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव, ब्राउजर के अकॉर्डिंग हम जैसा चाहते हैं। सपोज आप एक बार में 4 इमेजेस दिखा रहे हो यूजर, तो लैपटॉप में तो दिख जाएगी 4 इमेजेस, है ना। वेबसाइट में अगर आप एक लाइन में कितनी इमेज दिखा रहे हो, 4 दिखा रहे हो। अब वही वेबसाइट अगर मोबाइल में ओपन है तो चारों वेबसाइट एक बार में नहीं दिखेगी, और दिखेगी तो बहुत छोटी छोटी दिखेगी। आप चाहते हो कि साइज तो वही रहे, लेकिन एक बार में मोबाइल में खुले तो एक ही इमेज दिखेगी, अगली कहाँ आएगी तो उसके नीचे आ जाएगी। तो यूज़र वेबसाइट को इंस्टॉल करेगा तो वर्टिकल इंस्टॉल कर ही सकता है ना। लेकिन अगर मान लो कि आपने वेबसाइट यहाँ पर जैसे एक के बाद एक के बाद एक दिखा रहे हो और उसी सेम साइज में दिखा रहे हो मोबाइल में भी, तो यूज़र को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना पड़ेगा वेबसाइट, जबकि मोबाइल में कोई भी वेबसाइट को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं करता, हमेशा मोबाइल कैसे चलाते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उन इमेजेस को दिखा सकते हैं कि एक बार में 2 दिखाना है, 1 दिखाना है, 4 दिखाना है, 3 दिखाना है। ये अभी मेटाटेक क्या कर रहा है, इस पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं उनको अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिव कर रहा है। उसको जैसे समझ में आ रही है वैसा वो रिस्पॉन्सिव बना रहा है। हमारा कंट्रोल इस वेबसाइट पर इतना हम रखेंगे, आगे कोशिश जब पढ़ेंगे तो, कि हर एक एलिमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव बनाएंगे कि किस डिवाइस में कैसा दिखेगा, कितने एलिमेंट दिखेंगे एक बार। ठीक है, और जो सर्च इंजन होता है गूगल, है ना, तो गूगल पर आपकी वेबसाइट कब आएगी? जब कोई व्यक्ति सर्च करेगा आपकी वेबसाइट, तो वेबसाइट का नाम तो पता ही नहीं है। मान लो हजारों यूजर कैसे आएंगे, हजारों यूजर को आपकी वेबसाइट का नाम नहीं पता है। वो तो कीवर्ड डालेगा ना, आपको अगर कोई कुछ सर्च करना होता है गूगल पे तो क्या डालते हैं, गूगल पर कीवर्ड डालेगा, वेबसाइट का नाम नहीं डालते। फिर गूगल अपने को वेबसाइट ला कर देता है, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे उनको विजिट करते हैं। हम 50वें या 100वें नंबर की वेबसाइट विजिट नहीं करते, है ना। लेकिन हर एक चाहता है कि मेरी वेबसाइट कहाँ पर आए, टॉप 3 के अंदर आए, 4 के अंदर आए, है ना। लेकिन उन्हीं की वेबसाइट आती है जो वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना। तो आपको वो कीवर्ड अपनी वेबसाइट में रखना पड़ेंगे जो यूजर सर्च कर सकता है। सपोज आप कुछ सर्विस दे रहे हो और उस सर्विस के लिए यूज़र क्या क्या सर्च कर सकता है, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। मोबाइल बेच रहे हो तो मोबाइल सर्च करने के लिए यूज़र क्या क्या सर्च करता है गूगल, मोबाइल खरीदने के लिए या देखने के लिए क्या सर्च करता है, वो कीवर्ड सारे इकट्ठे करना पड़ेंगे और उनको अपनी वेबसाइट में रखना पड़ेगा, है ना। और मेटा के अंदर भी रखना पड़ेंगे उन कीवर्ड, ताकि कोई भी वो कीवर्ड टाइप करे तो आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करे, है ना। आपके पेजेस का डिस्क्रिप्शन वगैरह मेटा के अंदर लिख सकते हो। मेटा कई कामों में यूज होता है, अभी तो हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जब हम मार्केटिंग वगैरह पे अगर गए अभी फ्यूचर में, तो ये सारे काम मार्केटिंग वाला देख लेते हैं कि गूगल पे सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट रैंक करना चाहिए, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। देखो, स्टाइल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर एक एलिमेंट का होता है, लगभग हर एलिमेंट। अभी तक हमने जैसे href एलिमेंट देखा तो एट्रीब्यूट देखा, किसका होता है, ए का, है ना। src होता है इमेज का, ठीक है, विड्थ होता है, हाइट होता है। लेकिन स्टाइल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर एक एलिमेंट का होता है। इसका काम ही होता है किसी एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना या प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, है ना। तो कोई भी एलिमेंट हो उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी इट मीन्स व्हाट, कलर, बैकग्राउंड कलर, उसकी वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सब आप अप्लाई करना चाहते हो तो किसी भी एलिमेंट पर आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो हम इसी तरह से यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं। सपोज एक पैराग्राफ बनाया, एक h1 बनाया, है ना। यहाँ पर
अब इनके ऊपर हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे अप्लाई करते हैं? एट्रीब्यूट हमेशा ओपन के अंदर लिखा जाता है। स्टाइल लिखा, स्टाइल में कौन सी स्टाइल अप्लाई करना है? तो ये बहुत सारी स्टाइल के नाम आ गए, सजेस्ट कर रहा है कौन सी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कलर। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो कलर के बाद कॉलन ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आपसे गलती से वो हट जाता है तो कलर के बाद क्या दोगे आप? कॉलन, और फिर कलर के नाम। तो ये कुछ कलर के लिस्ट दे रहा है। इनमें से कोई कलर चाहिए हो तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही पहले इसको देख लो रन करके कैसे अप्लाई होगा। कलर चेंज हुआ। मान लो बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है उसको, है ना? तो मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड। देखो BA से शुरू होने वाली सारी प्रॉपर्टीज आ गई। आपको क्या करना है? बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर कलर यूज कर लो। ये देखो बैकग्राउंड में कलर आ गया। इसकी विड्थ जो है वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक लास्ट तक। अगर आपको विड्थ कम करना है ना, तो क्या करो? विड्थ कितनी रखना है? सपोज 300 pixel। अब हेडिंग हमारी छोटी हो गई, मतलब फॉन्ट साइज नहीं, उसकी जो विड्थ थी वो कम हो गई। ठीक है, अब पैराग्राफ के ऊपर भी हम अप्लाई कर देते हैं कुछ स्टाइल। और इसका कलर चेंज कर दो। बैकग्राउंड कलर कर दो। ठीक है, अब फॉन्ट साइज बढ़ाना है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हम आगे देखेंगे, CSS पढ़ेंगे तब। अभी तो केवल स्टाइल अप्लाई करना है। एक तरह से इनलाइन CSS है। मैं यहाँ फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ इसको, है ना? फॉन्ट साइज, कॉलम और वैल्यू। यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट स्टाइल है, कलर की प्रॉपर्टी है, और ये उसकी वैल्यू है। ये प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में क्या आएगा? कॉलन। और एक प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन कर दिया आपने तो उसके बाद क्या आएगा? सेमी कॉलन, है ना? सेमी कॉलन के बाद में आपको दूसरी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, फिर दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो बीच में क्या लगाना है? सेमी कॉलन। और प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में क्या लगाना है? कॉलन। और जितना भी आप यूज कर रहे हो ये सिंगल कोट्स के अंदर आएगा, मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक डबल कोट्स, इन्वर्टेड के अंदर, है ना? विदाउट इन्वर्ट। बढ़ा लो हेड। ठीक है, ये आप किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक और हेडिंग लेते हैं या पैराग्राफ लेते हैं। इस पे नहीं अप्लाई हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस पे स्टाइल एट्रीब्यूट हमने यूज नहीं किया। एट्रीब्यूट जहाँ पर जिसके अंदर यूज करोगे केवल इफेक्ट उसी पर अप्लाई होगा, है ना? हमने यहाँ यूज नहीं किया तो यहाँ पर नहीं हुआ, है ना? ये एक तरह का क्या है? इनलाइन CSS। इनलाइन मतलब क्या? किसी टैग के अंदर उसकी स्टाइल लिखना। CSS के अंदर भी हम इसी तरह की स्टाइल देखेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे हर एक एलिमेंट की। लेकिन यहाँ पर आप जो यूज कर रहे हो क्या कहलाएगा? इनलाइन CSS, है ना? इनलाइन क्यों? क्योंकि टैग के अंदर आप उसकी स्टाइल लिख रहे हो, है ना? लेकिन ये एक लिमिटेड पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पैराग्राफ 50 पैराग्राफ और सबको लाल कलर का रखना है या ब्लैक कलर का रखना है, फॉन्ट साइज उसका 20 रखना है, तो 50 के अंदर जा जाके आप स्टाइल 20 करोगे फॉन्ट साइज तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस वजह से आप इनलाइन स्टाइल नहीं यूज करते, फिर CSS की इंटरनल या एक्सटर्नल CSS, है ना?
इनलाइन तो टेम्परेरी बेसिस पे या फिर कहें कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी केवल उस एलिमेंट के लिए अप्लाई करना हो तो आप इनलाइन बेसिस पे, बाकी वेट हाइट वगैरह सब कुछ आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें और भी प्रॉपर्टीज हम पीसेस के अंदर देखेंगे। अभी तो एलिमेंट ऐड करना देते हैं। एलिमेंट आपको पता है H1 क्या काम करता है, पैराग्राफ क्या काम करता है, ये पता है। इसी तरह के हम पैराग्राफ पर भी स्टाइल दे सकते हैं, H1 पे दे सकते हैं। जितने भी एलिमेंट लिए हैं आपने उन पर ये काम कर सकते हैं। इमेज लिया है सपोज, इमेज क्या नाम है इसका, और इसमें स्टाइल अप्लाई करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, इमेज की बॉर्डर दे देते हैं तो px सॉलिड के आसपास बॉर्डर आ गई ना। इसकी मोटाई बढ़ाना हो तो मैं यहाँ मोटाई बढ़ा देता हूँ। देखिए, तो हम स्टाइल के थ्रू किसी भी टैग पर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, और हम यहाँ पर भी दे सकते फ्रीज हो गई क्या इसमें? ये एट्रीब्यूट हम यहाँ बाहर भी दे सकते हैं ना, डायरेक्ट एट्रीब्यूट भी होता है, लेकिन स्टाइल विड्थ के अंदर स्टाइल विड्थ के तो स्टाइल के अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ALT है ना, अल्टरनेट, वो भी अंदर दे सकते हैं। स्टाइल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब डिफाइन कर सकते हो। ठीक, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं डिवीजन, है ना। डिवीजन होता क्या है? कभी कोई वेबसाइट अगर मान लो विजिट कर रहे हो, सपोज ये एक वेबसाइट है ना, यहाँ पर आप एलिमेंट को देखो, सारे एलिमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में है ना, एक उसके लिए एरिया फिक्स है। ये जितने भी दिए हुए हैं ये ब्लैक एरिया में है, कोई भी ऊपर नीचे है क्या? नहीं, है ना। ये सभी एक तरह के विड्थ और हाइट कवर कर रहे हैं, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, है ना। इसके लिए एक अलग ही एरिया है इतने के लिए, है ना, इसके लिए एक अलग एरिया है इधर। तो एक ही डॉक्यूमेंट पर आप अलग अलग एलिमेंट के लिए जब क्या करेंगे, अलग अलग डिवीजन क्रिएट कर देंगे या एरिया क्रिएट कर देंगे, है ना। ये किसके थ्रू होगा? डिवीजन के या डिव टैग के थ्रू, है ना। और बिना डिव के वेबसाइट डिज़ाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि अगर मान लो थोड़ा भी एलिमेंट बड़ा है छोटा हुआ ना, तो सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, या फिर जहाँ पर आप नहीं दिखाना चाहते वो वहाँ पर चले जाएगा, है ना। एलिमेंट अपने हिसाब से आगे पीछे हो जाएंगे। तो आपके पास डिवीज़न रहेगा, जैसे डिवीज़न को फिक्स कर दिया कि हमेशा टॉप में ही बना रहे, तो हमेशा कहाँ बना रहेगा? टॉप में ही बना रहेगा, है ना। कोई भी एलिमेंट नीचे आने वाला उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। तो कहें कि ये हमारा बॉडी एलिमेंट है, बॉडी है, और बॉडी के ऊपर जितने भी एलिमेंट रखना चाहते हो आप उसके क्या बना लो, अलग अलग डिवीज़न बना लो, है ना। एक पहले फाइल बता देता हूँ, इसमें असाइनमेंट में भी दिया था उसको। सपोज ये हमें बनाना है ना, तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं हम, ये कलर वगैरह देना तो अभी मैंने बताया स्टाइल के दे सकते हैं। और यहाँ पर बात आती है कि ये इतना बड़ा एरिया इसके लिए बनाना है। देखो अगर नहीं बनाता मैं डिवीज़न तो क्या होता है, ये हेडर जितना बड़ा है ना उतना बड़ा ही हमारा डिवीज़न है ना। डिवीज़न अगर लेता ही नहीं तो हेडर मेरा हेडर का साइज़ बढ़ा देता, फ़ॉन्ट साइज तो इतना बड़ा हो जाता है, येलो कलर हो जाता, लेकिन ऊपर नीचे जगह कैसे छोड़ता हूँ, है ना। और सेंटर में आता तो सेंटर में कैसे किसके आता है? डॉक्यूमेंट के सेंटर में आता है ना। तो
बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम हेडर के लिए एक डिवीज़न बनाएंगे, फिर एक डिवीज़न ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हो आप ये बनाएंगे, फिर 2 डिवीज़न हम उसके नीचे बनाएंगे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। इसकी विड्थ कम रखेंगे, इसकी विड्थ ज़्यादा रखेंगे, है ना। फिर नीचे एक हेडर डिवीज़न रखेंगे जो पूरी विड्थ कवर करेगा। तो इसको डिफाइन करना है, डिज़ाइन करना कैसे कर सकते हो, पहले हम वो देखते हैं, फिर इसको डिज़ाइन करके देखेंगे। सपोज एक पैराग्राफ लेता हूँ, और स्क्रॉल ले लो, रन करके तो पैराग्राफ है। उनकी बॉर्डर वगैरह के पीछे काम करते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कैसे देंगे, स्टाइल, फिर यहाँ यूज़ करेंगे हम बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर एक बार इसको भी दे दो कुछ, यहाँ पर यूज़ किया स्टाइल, फिर बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया। तो पैराग्राफ दोनों देखो डिफ़ॉल्ट एक दूसरे से जगह भी छोड़ रहा है ना, लेकिन आप इनको मैनेज करना चाहते हो कि इस पैराग्राफ के साइड में ये लगाना चाहते हो, है ना। इस पैराग्राफ में कहाँ लगाना चाहते हो, साइड में लगाना चाहते हो, तो आप नहीं लगा पाओगे, या तो पैराग्राफ की फ्लोर प्रॉपर्टी आपको रखना पड़ेगा, है ना। और मान लो कि ऐसे 4 एलिमेंट है जो आपको वहाँ पर साइड में लगाना है। तो पहली चीज़ तो ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसकी विड्थ छोटी करना पड़ेगी, कम करना पड़ेगी। कर देते हैं, हमारे पास यहाँ है, किया 300 या 400 जो भी आपको रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ 4 या 5 एलिमेंट रखना चाहते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हर एक की फ्लोट प्रॉपर्टी आपको सेट करना पड़ेगी, इसको भी छोटा करना पड़ेगा यहाँ डिस्प्ले करवाने के लिए, है ना। ओवरलैप नहीं करना चाहिए, सारे साइड में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर इसको रख देंगे और दूसरे कंटेनर के अंदर 4 एलिमेंट जो भी आप रखना चाहते हो वो रख देंगे, और उसको कहाँ प्लेस कर देंगे, इसके साइड में, है ना। मैंने अभी जो वेबसाइट बताई थी इसको देखो, एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां और 6वां ये है। ये सारे एलिमेंट क्या हैं, एक के बाद एक दिए हुए। इसके अंदर देखो इतने सारे एलिमेंट, इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट, कोई भी अलग अलग नहीं भाग रहा, है ना। इसका एक डिवीज़न इतना फिक्स है, इसका डिवीज़न इतना फिक्स है, हर एक के लिए डिवीज़न है, इसके लिए डिवीज़न इतना फिक्स है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट रख रहे हैं उसको डिवीज़न के अंदर रखेंगे, जिससे क्या होगा, उसका कंटेंट इधर उधर नहीं जाएगा। अगर देखो मैंने पैराग्राफ को बोल दिया, उसको भी पहले एक काम करते हैं, तो लेफ्ट यूज करते हैं और यहाँ पर भी बोल देते हैं तो इसकी विड्थ कम करेंगे तो ये काम हो जाएगा लेफ्ट साइड। आ गया साइड, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आगे CSS में, अभी तो केवल डिवीजन समझा रहा हूँ मैं। फ्लोट क्या करता है, तो लेफ्ट या राइट जहाँ पर भी आपको उसको रखना है वहाँ पर आप प्लेस करवा सकते हैं। अब मेरी इतनी जगह बची हुई है, यहाँ पर और एलिमेंट ले सकता हूँ, 2-3 और एलिमेंट ले सकता हूँ। तो क्या होगा कि अभी एक एक एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करने के बजाय या उनको पोजीशन देने के बजाय आप क्या करो, एक डिवीज़न या कंटेनर क्रिएट कर लो और उसके अंदर 4 एलिमेंट रख दो। उससे क्या होगा कि जब भी आपको उस कंटेनर को जहाँ पर भी ले जाना है तो केवल कंटेनर की स्टाइल आप अप्लाई कर दो, तो कंटेनर उठ के वहाँ चले जाएगा, तो 4 एलिमेंट ऑटोमेटिकली उठ के
वहाँ चले जाएंगे, है ना। सपोज अभी ये पैराग्राफ सिंगल नहीं होता, इसके साथ में 3 और एलिमेंट होते हैं, तो उनको भी यहाँ दिखाने के लिए क्या करना पड़ता, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। और अगर चारों को उठाकर मैं एक डिवीजन के अंदर डाल दूंगा तो क्या होगा, डिवीजन की केवल एक बार प्रॉपर्टी सेट कर दो, वो उसके जहाँ भी जाएगा वहाँ चारों एलिमेंट चले जाएंगे। तो मैं यहाँ डिवीजन बना रहा हूँ। डिवीजन क्या है, कुछ नहीं, एक कंटेनर है, एक क्या है, कंटेनर है। डिवीजन बनाया, ये जो प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की थी ना, अब इसके अंदर से हटा के कहाँ रख देता हूँ, और ये डिवीजन जो क्लोज हो रहा है मेरा, तो मैं इस पैराग्राफ के बाद में क्लोज करूँ। एक डिवीजन ये हो गया। अब दूसरा डिवीजन बनाता हूँ साइड वाले पैराग्राफ के लिए। और ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर डिफाइन की है, लिया मैंने और यहाँ लिखा हेलो हाउ आर यू। कहाँ आया, उसी के साइड में आया ना, उसी डिवीजन में आया ना। अदरवाइज ये अगर बाहर लिखता तो कहाँ आता, नीचे आता। ये अगर लेता मैं तो कहाँ आता, नीचे आता। डिवीजन के बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ आया, यहाँ पर आया। मेरा डिवीजन अभी कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। ये कलर फुल वाला, मैंने डिवीजन को कलर दिया ना, डिवीजन अभी इतना बड़ा है। मैं इस पर एक काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ इसकी विड्थ हो जाए 50%। 50% मतलब डॉक्यूमेंट का आधा, ये पहला पैराग्राफ आ जाए। इसकी विड्थ तो बचा हुआ आधा। अब मेरी स्क्रीन कितनी बड़ी भी हो, उसके आधे में एक डिवीजन आएगा, दूसरे आधे में दूसरा डिवीजन आएगा, ठीक है। ये कहाँ आ गया हमारा हेलो हाउ आर यू, नीचे आ गया। अब कुछ एलिमेंट अगर मैं इस डिवीजन के अंदर लेफ्ट या राइट वाले के अंदर डालता हूँ तो उसको देखो। अगर मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करता हूँ, सबसे कहाँ, पहले वाले डिवीजन के अंदर, डॉट जेपीजी, और अभी देखो इमेज बहुत बड़ी है ना। यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ 300 px। डिवीजन से बाहर गई क्या, डिवीजन से बाहर गई नहीं गई, है ना। डिवीजन की हाइट नहीं दी हमने, हाइट जितना कंटेंट बढ़ते जाएगा हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ इसके अंदर और भी एलिमेंट ले सकता हूँ, लिस्ट टेबल वगैरह जो भी आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, वो डिवीजन से बाहर नहीं जाएगी। जो प्रॉपर्टी हमने डिवीजन के लिए अप्लाई की है वो प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट पर वर्क करेगी, है ना। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर नहीं सेट किया है, किसका सेट किया है, डिवीजन का कलर सेट किया है, तो पैराग्राफ का बैकग्राउंड तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, क्योंकि जिसके अंदर ये रखा हुआ है उसी का बैकग्राउंड कलर आपने सेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर हेडिंग ले लूँ या एक और पैराग्राफ ले लूँ, बैकग्राउंड कलर होते हैं ना, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे 10 एलिमेंट है इस डिवीजन के अंदर, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट का कलर रेड हो जाए, है ना। तो मैं किसका कलर चेंज कर दूँगा, यहाँ डिवीजन का, पर यहाँ पे क्या लेना है, कलर, और तो भी कलर का नाम, देखो कलर चेंज होगी। फ़ॉन्ट कलर ही चेंज किया मैंने बैकग्राउंड में,
दोनों पैराग्राफ का एक साथ कलर चाहिए, ये इधर वाले, हाँ हाँ, इसका भी और इसका भी, ये दोनों पैराग्राफ है ना। अगर इनलाइन स्टाइल देते तो हमें इसमें अलग देना पड़ता, इसमें अलग देना पड़ता। एक तरीका ये भी हो गया। डिवीजन क्या कर रहे हैं, हमारे एलिमेंट के लिए कंटेनर है, आप उसे जहां प्लेस करवाना चाहो वहां प्लेस करवा सकते, ठीक है। आप इसकी हाइट भी फिक्स करना चाहो तो कर सकते हो। हाइट आपने रखी है 400 px, और छोटी कर दो, ठीक है। अब ये कंटेंट क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो मतलब इससे डिवीजन से बाहर जा रहा है, आप चाहते हो कि बाहर ना जाए। ये सारी प्रॉपर्टीज हम आगे CSS में पढ़ेंगे, यहाँ डिफाइन कर देगा। उसके बाद एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है, इसको हिडन बोलते हैं। ओवरफ्लो हिडन, तो जितना भी ओवरफ्लो होगा ना उतना छुप जाएगा। मतलब हमारा डिवीजन क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसको और छोटा करो, इमेज क्या हो रही है, हाइड होते जा रही है ना। इसको विजिबल भी रख सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आगे। और डिवीजन क्या कर रहा है, तो एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है। आप डिवीजन के अंदर ही सारे एलिमेंट रखोगे, बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं रखोगे। डिवीजन के अंदर किसी एलिमेंट को रखने का एडवांटेज हमें ये मिलता है कि आप जब भी उस पर कोई प्रॉपर्टी या स्टाइल अप्लाई करोगे तो हमें बेहतर तरीके से कंट्रोल मिलेगा। चारों पर एक जैसी स्टाइल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। या 30% रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये मान लो कि आपका बॉडी है ना, ये क्या है आपको बॉडी, ठीक। इसमें सबसे पहले अब आपको क्या करना है, हेडर के लिए डिवीज़न बनाना है। तो आपने यहाँ पर डिवीज़न बनाया इतना, विड्थ कितनी रखी इसकी 100%, हाइट कितनी रखी इसकी 30%, मैं 30% परसेंट देना है ना, ताकि अलग अलग डिवाइस में ये परसेंट वाइज सेम रहे। और इसको आपने दे दिया है विड्थ 100%, ये इसकी 100%, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखना है, तो हेडर लिखना है। डिवीज़न बनाओगे तो हेडर लिख दोगे। डिवीज़न का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, कर सकते हैं ना। बाद में एक छोटा सा डिवीज़न और बनाया आपने, इसकी विड्थ आपने रखी 100%, इसकी विड्थ कितनी है देखो, इसकी विड्थ ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, 100% विड्थ है।
सेकंड वन है बॉडी टाइप कितना डायरेक्ट आप डिवीजन लिखें। अगला हम देखें कि ये 2 डिवीजन है ना, इन दोनों डिवीजन को आप क्या करोगे, एक दूसरे डिवीजन के अंदर रखोगे। पहला तो आप एक डिवीजन बड़ा वाला बनाओगे, इतना बड़ा है ना। इसकी विड्थ कितनी रखोगे, इसकी विड्थ रखी 100%। हाइट कितनी रखी आपने, तो 30 और 5 35 तो हो गई है ना। हाइट आपने रखी इसकी सपोज 75, कितनी रखी 75 से ज़्यादा हो गई, 30 5 35 55 कर लो, ठीक है 90 हो गया। तो अब इसके अंदर हम 2 डिवीजन बनाने वाले हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो डिवीजन के अंदर डिवीजन बना सकते हैं, जैसे मैंने नेस्टिंग बताई थी, एक टैग के अंदर दूसरा टैग, तो हम डिवीजन के अंदर दूसरा डिवीजन बना रहे हैं। तो पहला डिवीजन हमने इसके अंदर बनाया जो कि लेफ्ट में शो होगा। इसकी हाइट कितनी रखोगे, 100%। 100 किसका, इसका पेरेंट का। पेरेंट 55% भले ही है, लेकिन वो पूरे को कवर करना है आपको 55 को, तो इसकी हाइट अपन रखेंगे 100%, ठीक है। वेट आप जैसे भी डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, है ना। ये 40 का 60 भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो मान लो कि इसको आपने कितना रखा 40%, तो इसको कितना रख लो 60%, है ना। बॉर्डर वगैरह नहीं देना है क्योंकि ये फिर दिक्कत क्रिएट करेगा। और लास्ट वन हमारा जो बचता है वो बच रहा है कौन सा, फुटर। एक और डिवीजन लिया, कहाँ लेंगे डिवीजन को, ये जो डिवीजन लिया था ना जिसके अंदर 2 डिवीजन है, इसके बाहर था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन किसके अंदर है कौन किसके बाहर है। और ये फुटर वाला, इसकी विड्थ कितनी ली हमने 100%। हाइट कितनी बची है हमारे पास 10%, तो यहाँ पर आप 10%। तो इस तरह से पूरा डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। ये हेडर वाला हो गया सपोज, ये आपका बीच वाला हो गया, और तो जो भी आपने लिया ये वाला कलर, ये 2 हो गए आपके, और लास्ट वाला ब्लैक। तो डॉक्यूमेंट आपका इस तरह से। बैकग्राउंड कलर देना आता है, बीच में जो भी लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है अपने को, है ना। आपको केवल डिवीजन प्लेस करके आना चाहिए तरीके से। बीच में क्या लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं, कुछ भी रैंडम लॉरेम करके यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे डिवीजन इसी तरह से बनना चाहिए। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने अभी बढ़ाया था फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी से 20-30 पिक्सल 40 पिक्सल जो भी देना बड़ा हो जाएगा। अलाइन सेंटर कर सकते हो इसको, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है जिससे ये सेंटर में आ जाए। ये क्या है हमारे हाइपरलिंक है ना। इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो ए का, है ना। और इनको भी एक डिवीजन के अंदर रख सकते हो। देखो ये एक पूरा डिवीजन बन गया ग्रीन कलर का। एक दूसरे डिवीजन के अंदर क्या बना है, 3 और 3 6 हाइपरलिंक बना दिए, और वो डिवीजन को जिसके अंदर ये 6 हाइपरलिंक उसको क्या कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा, है ना। इसको करना है ना, ये डिवीजन को करोगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो इसके अंदर जो डिवीजन है वो सेंटर में आ जाएगा। ग्रीन वाले डिवीजन को करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब इसके अंदर आने वाले एलिमेंट कहाँ से सेंटर में आए, वो पूरा डिवीजन उठ के कहाँ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा।